हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी क्लब में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है नजरिए का महत्व। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपना गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, पीले, नीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वो हीलियम गैस से भरा गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते हुए गुब्बारे को देखता तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर से बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे की इस सवाल ने गुब्बारे वाले को मन को छू लिया और बच्चे की और मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारे अपनी रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी वही असूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है और हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से ही हमारा नजरिया बनता है, वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। कहानी नंबर 2, हीरो से भरा खेत। हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। वो अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उन्हें पा नहीं सका। उसने यूरोप में भी ढूंढा पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हाफिज के खेत खरीदे थे वह एक दिन खेतों से होकर बहने वाले नालों में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़ी, एक पत्थर पर पड़ी और इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि यह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपने बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए
और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए। इस कहानी से हमें अनेक सीख मिलती है। पहला, जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरा, दूसरे की खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरा, हम दूसरों के पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं, उसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं। अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगा। चौथा, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। पांचवा, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। छठा, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत बन जाता। कहानी नंबर 3, डेविड और गोलियत की कहानी। हम सभी बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चढ़ाने वाला लड़का अपने भाई से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि वह इतना बड़ा होने की वजह से मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नजरिया अलग था। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, यह हमारे नजरिए से तय होता है। आशावादी सोच वाले आदमी के लिए नजरिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकती, दूसरी ओर निराशावादी के लिए यह रास्ते का रोड़ा बन सकता है। कहानी नंबर 4, विषय सोने की तलाश में। एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चला गया। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत किया और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। 1 करोड़ रुपये इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। एक इंटरव्यू में किसी ने कार्नेगी से पूछा कि आप लोगों से कैसे पेश आते हैं। उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमें 1 तोला सोना खुदाई करने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ हो सकता है। किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर ना दिखाई दे रही हो, ऐसी हालात में उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज में कमियां ढूंढे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगे, लेकिन हमें किस चीज की तलाश है, सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले
तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। कहानी नंबर 5, जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति ही सही फैसला करे। एक आदमी सड़क किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से कभी अखबार नहीं पढ़ा था, आंखें कमजोर होने की वजह से कभी टेलीविजन नहीं देखा था और कम सुनाई देने की वजह से कभी रेडियो नहीं सुना था। इसके बावजूद वो काफी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। उसने और ज्यादा आलू और अच्छा चूल्हा खरीद कर लिया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बहुत ही बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिता ने कहा, नहीं, लेकिन मुझे बताओ उस बारे में। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर है, घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज से पढ़ाई करके आ चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्द ही उस दुकान पर आने वाले लोगों की तादाद भी कम होने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम सही बोल रहे थे, हम लोग मंदी से गुजर रहे हैं और मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही मुझे सचेत कर दिया। इस कहानी से हमें अनेकों सीख मिलती है जो इस प्रकार है। 1, हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर देते हैं। दूसरा, कई बार हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती भी कर बैठते हैं। तीसरा, एक इंसान ज्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला कर सकता है। चौथा, अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अपने ही फैसले पर। कहानी नंबर 6, बहुमुखी शिक्षा क्या है? एक जंगल में कुछ जानवरों ने स्कूल शुरू करने का फैसला किया। छात्रों में एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश और एक दिमागी तौर पर कमजोर ईल मछली थी। पाठ्यक्रम तय करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ने तय किया कि छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना और बिल खोदना सिखाया जाएगा। हर जानवर को सभी तालीम हासिल करने की पाबंदी थी। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी। उसने इस विषय में एक ग्रेड हासिल किया, लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो वह अपनी चोंच और पंख तोड़ बैठी, असफल साबित होने लगी और इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर पड़ा कि जल्द ही उसने उड़ान भरने में भी सी ग्रेड मिलने लगा। पेड़ पर चढ़ने और तैरने में तो वह फेल ही हो गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफी कुशल थी, लेकिन वह तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैराक थी, लेकिन वह पानी के बाहर निकल ही नहीं सकी, इसलिए बाकी सभी विषयों में फेल हो गई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं, उसने फीस भी जमा नहीं की और प्रबंधकों से इस बात को लेकर झगड़ता रहा कि पाठ्यक्रम में भौंकना भी शामिल किया जाए। खरगोश बिल खोदने में एक ग्रेड मिला, लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक बड़ी समस्या थी और वह बार बार असफल हुआ। और एक दिन
जमीन पर इस प्रकार बुरी तरह गिरा कि उसे ब्रेन हैमरेज हो गया और वह बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा था कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और उसे इस विषय में भी सी ग्रेड मिलने लगा। आखिरकार दिमागी तौर पर बीमार इल को, जिसने हर काम में आधे अधूरे ढंग से किया था, कक्षा का सबसे उत्तम छात्र घोषित कर दिया गया। बोर्ड खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा मिल रही। सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों को जिंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है कि उनमें मौजूद किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित योग्यता और क्षमता भी बरकरार रहे। कहानी नंबर 7, विषय अपनी कुल्हाड़ी की धार पेश करें। जॉन नाम का एक लकड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी ने बिल नाम के एक लकड़हारे को भी नौकरी पर रखा और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने बिल को 1 साल के अंदर की तरक्की दिए जाने पर विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगो तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर खुशी होगी। जॉन वापस लौट आया। उसके बाद वह अधिक मेहनत से और ज्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद वह ज्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी यह परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे बिल से बात करने को कहा। उसने कहा, शायद बिल को कुछ मालूम है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। जॉन ने बिल से पूछा कि वह ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। बिल ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? पिछली शिक्षा और गौरव का ज्यादा महत्व नहीं होता। हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज करनी होगी। अपने दिमाग को खुराक दीजिए। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी हर रोज अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इस वाक्य में सबसे अहम शब्द अच्छा खाना और अच्छे विचार हैं। अगर हम अपने शरीर को रोज सड़े गले खाने और अपने दिमाग को बुरे विचारों की खुराक दें तो हमारा शरीर और दिमाग बीमार पड़ जाएंगे। सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी होगी।